नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज की तरफ से एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी क्लास 10th केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट यानी अम्ल क्षारक एवं लवण था, वो हमने अपनी पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में अम्ल क्षार एवं लवण यानी एसिड बेस और सॉल्ट से संबंधित कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ आएंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन की जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है, जहां पे हम सभी जानते हैं कि 80 एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं जिसमें से हमें 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इसीलिए आज हम जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट से रिलेटेड। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के सेशन की। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कड़वा होता है, खट्टा, तीखा या मीठा। तो जैसा कि हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो अम्ल का स्वाद होता है वो खट्टा होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्षारक यानी क्षार का स्वाद कैसा होता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था अम्ल का स्वाद कैसा होता है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्षारक का स्वाद कैसा होता है। तो हम सभी जानते हैं अम्ल खट्टा और क्षार कैसा होता है, कड़वा यानी बिटर इन टेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। और हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में सिमुलेशन के थ्रू भी इस एक्सपेरिमेंट को देखा था कि कैसे जो एसिड है वो नीले लिटमस को किस में बदल देता है, नीले को लाल लिटमस में बदल देता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो क्षारक जो होते हैं, जो क्षार होते हैं, हमारे बेसिस जो होते हैं, वो लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देते हैं। तो जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारे एसिड्स यानी जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो उदासीन विलयन का पीएच होता है, यानी जो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच है, न्यूट्रल सॉल्यूशन का जो पीएच है वो कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 14। तो जब हमने पीएच स्केल जब पढ़ा था तो हम सभी जानते हैं कि जो उदासीन विलयन होता है, जिसके हमने कुछ उदाहरण को भी डिस्कस किया था, तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 के बराबर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका छठा क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। पिछले क्वेश्चन में हमने उदासीन विलयन के पीएच मान के बारे में बात की थी। इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं अम्लीय विलयन का पीएच मान, यानी जो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसका पीएच कितना होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 0। तो हम सभी जानते हैं, अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस किया है कि जो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बैक टू बैक हम 3 क्वेश्चन पीएच मान से संबंधित लेकर आए हैं, जो कि हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में भी डिस्कस किया था। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान हम सभी जानते हैं 7 से अधिक होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय और 7 के बराबर उदासीन विलयन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। कि ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, उनको हम क्षार या एल्कली बोलते हैं इंग्लिश में।
तो इसको इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ये भी हमने अपनी थ्योरी क्लास में डिस्कस किया है काफी डिटेल में कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, केवल लवण, केवल जल, लवण और जल, या हाइड्रोजन गैस। तो हम सभी ने उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा है कि जब भी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो लवण और जल एज ए प्रोडक्ट यानी उत्पाद के रूप में हमें देते हैं या हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चलते हैं अपने 10वें अगले प्रश्न की तरफ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। अभी पिछले ही क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में आपको बताया गया है कि जब अम्ल और क्षारकों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होती है तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि हमारे पेट यानी उदर में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ये भी हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस किया था कि जो हमारे पेट यानी जो आमाशय होता है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कैसा होता है, डाइल्यूटेड HCl होता है, यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। तो आप एक चीज नोटिस किएगा, जिस भी बच्चे ने, जिस भी स्टूडेंट ने, ये जो भी हमारी क्लासेस हुई थी 6 से 7 पार्ट में हमने अपने एसिड बेस एंड सॉल्ट को कंप्लीट किया है, जिन्होंने भी सिंसियरली इन पार्ट्स को देखा होगा तो वो इन सभी क्वेश्चन आप लोगों को पता लग रहा होगा कि जो भी क्वेश्चन अभी हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहे हैं इन सभी क्वेश्चन के बारे में हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में काफी डिटेल में बात की थी। इसीलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन का आंसर देखते हो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इन सारे ही टॉपिक के बारे में हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में काफी डिटेल में चर्चा की है। तो ऐसे स्टूडेंट जो हमसे अभी नए जुड़ रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में 10th साइंस वाले सेक्शन में जो भी अभी तक हमारी क्लासेस हुई हैं आप उनको देख सकते हैं। और मैंने अपनी पार्ट 6 में कि आप उस प्लेलिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं उसके बारे में बताया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टमाटर में कौन सा प्राकृतिक अम्ल पाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं, जब हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि जो टोमेटो और स्पिनच यानी जो टमाटर और पालक होता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। लेकिन हमसे यहाँ पे टमाटर पूछा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमने डिस्कस किया था, खट्टे दूध या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पहला ऑप्शन ही लैक्टिक अम्ल मिल गया। तो यही वो अम्ल है जो खट्टे दूध या दही में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिट्रस फल, सिट्रस फल जैसे नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हमारे पास है टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। तो हम सबने डिस्कस किया है कि सिट्रस फल में जो अम्ल पाया जाता है वो साइट्रिक अम्ल होता है, या फिर इसको हम सिट्रिक एसिड या सिट्रिक अम्ल भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जब हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में जब पढ़ा था तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो इमली यानी जो हमारा टेमेरिंड होता है या फिर ग्रेप्स जो होते हैं अंगूर, उसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इमली हमसे पूछा था कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। अगर इमली की जगह अंगूर होता तब भी हमारा उत्तर टार्टरिक अम्ल ही होता, क्योंकि ग्रेप्स और टेमेरिन यानी अंगूर और इमली दोनों में ही टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिरका में, सिरका जिसको हम इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपके पास फिर से 4 ऑप्शन स्क्रीन पे हैं। तो हम सभी जानते हैं कि सिरका यानी विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CH3COOH होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, या फिर चींटी का ही डंक नहीं, हमने बिच्छू के डंक की भी बात की थी, और ये चींटी में भी लाल चींटी या फिर मधुमक्खियां के काटने के बाद जो दर्द या इचिंग फील होती है तो किस एसिड की वजह से होती है? क्या वो एसिटिक अम्ल होता है, क्या वो फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल होता है, क्या वो साइट्रिक अम्ल होता है, या क्या वो टार्टरिक अम्ल होता है? तो हम सभी ने काफी विस्तार पूर्वक इस बात पर चर्चा की थी कि मिथेनोइक अम्ल या जिसको हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, इसी अम्ल के कारण जो चींटी का डंक जो होता है हमें दर्द या जलन का अनुभव करवाता है। और हमसे यहाँ पे पूछा था कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां प्रश्न आपके सामने कि लिटमस विलियन किससे प्राप्त किया जाता है? तो हमने ये भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है। पहले एक बार अपने ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कवक से, लाइकेन से, जीवाणु से या शैवाल से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी लाइकेन से ही लिटमस विलियन को प्राप्त किया जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पीएच स्केल का परास यानी कि रेंज की बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पीएच स्केल के परास या फिर उसी को हम रेंज ऑफ पीएच बोलते हैं। कहां से कहां तक होता है? क्या वो 1 से 10 तक होता है, 0 से 14 तक होता है, 1 से 14 तक होता है, या 0 से 7 तक होता है? तो जैसा कि हम सभी ने काफी विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि 0 से 14 तक ही पीएच मान होता है, जिसमें 7 से कम अम्लीय, 7 के बराबर उदासीन और 7 से अधिक क्षारीय प्रकृति का होता है। चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो जब मैंने आपको महत्वपूर्ण पीएच मान के सामने एक पूरी टेबल उपलब्ध कराई थी जिसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने ये भी देखा था कि जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है, यानी कि उदासीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमने अब इसकी एक रेंज पे बात की थी जब हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में पीएच के उपयोगिता के बारे में या महत्व के बारे में जब समझा था, तो मैंने आपको एक रेंज बताई थी। अब कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर आपने जो रेंज बताई थी मानव रक्त के पीएच की वो थी 7.35 से 7.45, और इन दोनों में से ही कोई भी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है, ना 7.35 है ना ही 7.45 है। तो ध्यान रखना है कि जैसा कि मैंने आपको उस लेक्चर में बताया भी था कि वो एक रेंज होती है, तो उसके नियरेस्ट सबसे पास निकटतम जो भी वैल्यू होगी वो इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको मानव रक्त यानी जो ह्यूमन ब्लड होता है उसकी पीएच क्या बताई थी कि एक हेल्दी ह्यूमन की बात अगर हम करें, क्योंकि हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर पीएच 7.35 से कम हो जाएगा तो वो भी ठीक नहीं है, और अगर पीएच की वैल्यू 7.45 से बढ़ गई तो वो भी शरीर के लिए ठीक नहीं है, और वो तरह तरह की शरीर में कमी या बीमारियों की तरफ हमको ले जाती है। खैर अभी हमें उस पीएच वैल्यू पे बात करनी है। तो 7.35 से 7.45, तो 6.4 तो हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता क्योंकि वो उस रेंज में नहीं आ रहा, 8.2 हो नहीं सकता, तो बचा ऑप्शन सी यानी कि 7.4, या फिर इसको हम 7.40 भी बोल सकते हैं, जो उसी रेंज में लाई कर रहा है जो मैंने आपको बताया था 7.35 से 7.45। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 22वां प्रश्न जो है, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? इसको पे भी हमने काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी, और हम सभी जानते हैं कि जो अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, और हमने इसकी भी रेंज को डिस्कस किया था कि अम्लीय वर्षा लगभग 2 से लेके 5.6 से कम तक के जितने पीएच मान है उस प्रकार की वर्षा को हम अम्लीय वर्षा बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 5.6 से कम। चलते हैं अगला प्रश्न। ये भी हमने इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ यानी दैनिक जीवन में पीएच के महत्व में पढ़ा है कि दांतों का क्षय या सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान क्या हो जाता है? 5.5 से कम, 6.5 से कम, 7 से अधिक, या 8.5 से कम। तो हम सभी ने बात की थी कि अगर मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो गया तो उस केस में दांतों का क्षय या दांतों का सड़ना शुरू हो जाता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि हमारे शरीर का पीएच मान
हमारे शरीर का पीएच मान किस परास के बीच कार्य करता है? यहाँ पे पूरे ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन या एक पार्ट की बात नहीं हो रही है। जैसा कि हमने देखा था कि आमाशय के लिए अलग पीएच की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे मानव शरीर की बात हो रही है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो मानव शरीर है वो लगभग 7 से 7.8 के पीएच मान के बीच कार्य करता है। चलते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक, जिसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात की थी, और इससे कई प्रकार के और भी यौगिक बनाए जाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल नेम हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम, मैंने एक लिस्ट आपको दी थी कि जिसमें कई प्रकार के यौगिकों के रासायनिक नाम, सामान्य नाम और उनके रासायनिक सूत्र थे, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी था। और मैंने वहां पे आपको बताया था कि इसका सामान्य नाम भी परीक्षा में कई बार रिपीट करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, धोवन सोडा, विरंजक चूर्ण। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम है वो होता है कास्टिक सोडा। इसके बारे में हमने काफी डिटेल में बात की थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 27वें प्रश्न की तरफ कि बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा या फिर बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो हम सभी ने काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की है कि जो बेकिंग सोडा या जो खाने का सोडा होता है, जो उसका रासायनिक सूत्र होता है, पहले तो बात उसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो उसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3। तो जो ऑप्शन बी है हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पिछले क्वेश्चन में हमसे बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था, इस क्वेश्चन में हमसे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पूछा है। तो इसका उत्तर तो मैं पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में ही बता चुका हूं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट या हम उसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, वही बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। धोवन सोडा, धोने का सोडा या इसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो जब हमने क्रिस्टलीकरण के जल यानी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जब बात की थी, तो वहां पर हम सभी ने डिस्कस किया था कि जो Na2CO3.10H2O यानी कि जो ऑप्शन ए है वो वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यानी कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हमारा Na2CO3.10H2O हो जाएगा। चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, अभी हम काफी स्पीड हमारी तेज इसलिए है क्योंकि हम इन सारे टॉपिक को काफी डिटेल में अपनी थ्योरी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ये केवल जो क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, केवल एक रिवीजन के लिए है, ताकि आपको ये चीज क्लियर हो पाए कि जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्या उस स्तर के प्रश्न हमने अपनी थ्योरी की क्लासेस में डिस्कस किए हैं या नहीं किए। और ये जो भी प्रश्न अभी आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ही प्रश्न कभी ना कभी प्रीवियस ईयर में अलग अलग परीक्षाओं में, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम या जिसको हम इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो सबसे पहले बार रासायनिक सूत्र से पहले हम बात करते हैं रासायनिक नाम पे। तो हम सभी जानते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। तो उसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaOCl2 यानी ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में POP भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? मैंने बहुत बार रिपीट करके आपको बोला था कि जब भी जितने भी यौगिक आपको पढ़ाए थे और आपको बताया भी था कि इसके कभी रासायनिक नाम पूछेगा परीक्षा में, कभी रासायनिक सूत्र पूछेगा। हर एग्जाम में बदल बदल के प्रश्न आते रहते हैं, वही आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है कि POP का रासायनिक सूत्र यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम सभी ने डिस्कस किया था कि जो CaSO4.12H2 जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था, क्या था? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा CaSO4.12H2O, और हाफ H2O को ही हम हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। चलते हैं अपने अगले 32वें प्रश्न की तरफ कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? हम सभी ने जिप्सम को ही हीट करके हम POP को प्राप्त कर रहे थे।
और कितने टेम्परेचर पे हीट कर रहे थे वो भी मैंने एक प्रश्न इसको इसी एमसीक्यू की फॉर्म में आपके लिए रखा है आगे। लेकिन अभी हमसे पूछा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि जिप्सम और पीओपी के रासायनिक सूत्र में केवल जल की यानी जो जल की मात्रा यानी जो क्रिस्टलीकरण का जल है, जो जल के अणुओं की संख्या है, केवल उसी का अंतर होता है। तो अभी पिछले प्रश्नों में हमने जब प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखा था तो वो CaSO4.12H2O था। तो वहीं पे जो हमारा जिप्सम होता है इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो डाइहाइड्रेट के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा CaSO4.2H2O इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस को कितने तापमान पर जिप्सम को गर्म करके प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हम जिप्सम को कितने टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमें पीओपी मिल जाएगा। हमारे पास ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस। तो हमने अपनी थ्योरी क्लासेस में काफी डिटेल में दोनों स्केल पे बात की थी, डिग्री स्केल पे भी बात की थी और सेल्सियस स्केल पे भी बात की थी कि अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस और अगर केल्विन स्केल पे अगर हमसे पूछे तो 373 केल्विन पे हीट करने पर जिप्सम को हम पीओपी को प्राप्त कर सकते हैं। आइए 34वां प्रश्न की टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन है जिप्सम, धोवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस या विरंजक चूर्ण। तो हम सभी ने काफी डिटेल में इस बात पर चर्चा की है कि जो पीओपी होता है यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग ही प्लास्टर के लिए डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 34 प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और काफी स्पीड से डिस्कस करेंगे क्योंकि हम ये टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारा 35वां प्रश्न है नीला थोथा या फिर जिसको तूतिया भी बोलते हैं, नीला थोथा या फिर इसका एक और नाम तूतिया भी है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपके पास ऑप्शन है CuSO4.7H2O, CuSO4.5H2O, FeSO4.7H2O या फिर कैल्शियम CaSO4.2H2O। तो हम सभी ने इस पे चर्चा की थी कि जो कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण का जो फॉर्म होता है, जब 5 H2O हमारे पास क्रिस्टलीकरण के जल यानी जल के अणुओं की संख्या जब 5 होगी कॉपर सल्फेट में, उसी को हम नीला थोथा या तूतिया भी कहते हैं। तो इस ऑप्शन का राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान लगभग कितना होता है। फिर बच्चे बोलेंगे सर मैंने आपको एक रेंज दी थी, क्या दी थी, रेंज दी थी इसके पीएच मान की। तो जो उसके पीएच मान की रेंज थी वो लगभग 10 से 11.5 के बीच थी। तो हमारा सबसे नियरेस्ट आंसर उस रेंज के पास कौन सा दिखाई दे रहा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान है वो लगभग इस जो हमने रेंज पढ़ी थी अपनी थ्योरी क्लासेस में, उस रेंज के सबसे नियरेस्ट वैल्यू यहाँ पे 10 दिखाई दे रही है। पहली बात तो हमको ये ध्यान रखना है कि जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो एक बेस है, क्षार है, तो 7 हो नहीं सकता, 2 होगा नहीं, बचे 10 और 14। ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। तो जो पीएच रेंज मैंने आपको महत्वपूर्ण मान में इसका पीएच वैल्यू बताई थी और वहां पे हमने देखा था कि इसकी पीएच वैल्यू लगभग 10 के आसपास होती है। और पीएच वैल्यू सांद्रता पे भी निर्भर करता है, एक ही विलियन में कई पीएच वैल्यू भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर यौगिक या उसका सॉल्ट का सॉल्यूशन कितना, सॉल्यूशन कह रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन या सांद्रता कितनी है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो अपच का उपचार या फिर जो इनडाइजेशन होता है उसका उपचार करने के लिए किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो हम सभी ने एंटा एसिड के बारे में पढ़ा है कि यही वो है, नाम में एसिड आ रहा है। एंटा एसिड ये होता बेस है जो एसिडिटी या अम्लीयता, जब जैसे कि आमाशय की अम्लीयता है, पेट में अम्लीयता के बारे में हमने पढ़ा है, उसको दूर करने के लिए हम एंटा एसिड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है। सबसे पहली क्लास पार्ट 1 में अम्ल जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन प्रदान करता है। वहीं अगर हम बात करें कि क्षार जो बेस होते हैं हमारे, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है, तो OH नेगेटिव आयन। ये भी हमने काफी विस्तार पर चर्चा की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
40वां प्रश्न हमारे सामने दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब ऐसे अम्ल जो जल के साथ अभिक्रिया करने पे अधिक मात्रा में H पॉजिटिव आयन की को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल पूछा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो भी उदाहरण दिख रहे हैं वो सभी प्रबल अम्ल सभी अम्ल हैं, प्रबल अम्ल नहीं, वो सभी अम्ल के हैं। अब हमसे पूछा है कि मैं प्रबल अम्ल कौन सा है। तो जब मैंने आपको ऑर्गेनिक एसिड और जो मिनरल एसिड थे यानी जो खनिज अम्ल के बारे में जब पढ़ाया था, तो वहां पे आपको बताया था कि जितने भी कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल, तो हमने वहां डिस्कस किया था कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक अम्ल हमने डिस्कस किया था कि वो सारे अम्ल जो हमें पेड़ पौधे या जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो सारे कैसे अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, वो सारे ही दुर्बल अम्ल होते हैं। तो एसिटिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। हमसे पूछा है प्रबल, तो प्रबल होगा खनिज अम्ल। खनिज अम्ल का एक ही उदाहरण हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक ही खनिज अम्ल का उदाहरण है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लास्ट 10 प्रश्न बचे हैं हमारे पास। तो हमारा 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है। पिछले क्वेश्चन में प्रबल अम्ल पूछा था, इस क्वेश्चन में दुर्बल अम्ल पूछा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमने जब कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल के बारे में पढ़ा था, मैंने बताया था कि लगभग सभी कार्बनिक अम्ल दुर्बल होते हैं, सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं एक को छोड़ के। तो सबसे पहले हमें यही देखना है क्या जो एक को छोड़कर था, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये एक ऐसा खनिज अम्ल है जो दुर्बल होता है। क्या ये ऑप्शन में है? नहीं है। हमारा काम आसान हो गया, इसको छोड़कर जितने भी खनिज अम्ल होते हैं सभी प्रबल होते हैं। HCl भी खनिज अम्ल है, प्रबल होगा। HNO3 खनिज अम्ल है, प्रबल होगा। H2SO4 खनिज अम्ल है, प्रबल होगा। तो बचा क्या? एसिटिक अम्ल एक ही कार्बनिक अम्ल का उदाहरण यहाँ पे दिया है, और हम सभी जानते हैं कि लगभग कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो दुर्बल यानी जो वीक एसिड होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल ही एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण है। 42वां क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल क्षारक है। प्रबल क्षारक, तो यहाँ पे अब हमारे पास सभी क्षार हैं, लेकिन अगर सबसे ज्यादा बेसिक नेचर अगर किसी का होगा तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा है कि जिसका पीएच मान लगभग 12 से 14 तक इसकी पीएच मान हो सकता है। वो सांद्रता पर निर्भर करता है। जब हमने सिमुलेशन में NaOH का जब टेस्ट किया था, पीएच टेस्ट, तो वहां पे हमने देखा था कि इसका पीएच मान लगभग 12 से 13 के बीच में आया था, लेकिन इसका मान 14 तक जा सकता है। और हम सभी ने डिस्कस किया है कि जितना ज्यादा पीएच मान होगा, जो क्षारकों की प्रबलता है उतनी ज्यादा होगी। क्षारकों के केस में जितना ज्यादा पीएच मान उतना ही प्रबल वो क्षार होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम सभी को ध्यान रखना। 43वां प्रश्न हमारे सामने है कि धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति के होते हैं। बहुत ही खूबसूरत कोड से मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक कोड बताया था MOB, MOB, और इसी कोड में आंसर छुपा हुआ है कि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो क्षारीय। कोड है हमारे पास मेटल ऑक्साइड बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मॉब हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगले प्रश्न में हमसे पूछ दिया अधातु के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं। तो इसके लिए भी हमने एक कोड देखा था, जिसके लिए हमने नमोआ कोड देखा था, और जहां पे हमने देखा था कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटेलिक यानी अधात्विक, अधात्विक ऑक्साइड जो हो गए हमारे पास, वो एसिडिक यानी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 45वां प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि जब अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। अपने 7वें पार्ट में हमने डिस्कस किया है कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु से, पहला रिएक्शन पढ़ा है हमने कि जब भी कोई अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करेगा तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है उससे संबंधित भी एक प्रश्न अगला ही एक प्रश्न मैंने रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी कि जब भी अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास जो गैस निकलेगी, वो कौन सी गैस हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस। हमारे पास जो भी गैस निकलेगी वो कौन सी गैस हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? कौन सी गैस एक पॉप ध्वनि के साथ जलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस ही पॉप ध्वनि के साथ जलती है। ये भी हमने अपनी सिमुलेशन वाली क्लासेस में काफी डिटेल में डिस्कस किया था। चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह कैसा हो जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर वह कैसा हो जाता है? नीला, दूधिया, लाल या पीला? तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि कभी भी चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित की जाएगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन को भी हमने देखा था, तो वो पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड लास्ट। हल्दी किस प्रकार का सूचक है? हमने अलग अलग प्रकार के सूचकों के बारे में पढ़ा था, इसीलिए मैंने सूचक का भी एक प्रश्न आपके लिए रखा है। तो इसी प्रकार जितने भी सूचक हमने पढ़े थे उससे संबंधित प्रश्न भी हमसे पूछा जा सकता है। अभी फिलहाल आपसे पूछा है कि जो हल्दी है ये किस प्रकार का सूचक है। तो जब हल्दी के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने काफी विस्तार पूर्वक चर्चा की थी कि हल्दी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक है, यानी कि ऑप्शन बी जो हो गया, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय, यानी जब लिटमस का जो सॉल्यूशन है अगर ना वो एसिडिक हो और ना ही बेसिक हो, यानी दोनों ही अगर ना हो, तो उसका कलर क्या होता है? तो हम सभी ने डिस्कस किया था कि जब जो पीएच का जो सॉल्यूशन है, लिटमस सॉल्यूशन जो है, लिटमस सॉल्यूशन जब वो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा तो वो बैंगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम सभी को याद रखना है कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थ्योरी क्लासेस में हमने बात की थी कि अगर हमें वाटर की टेम्पररी हार्डनेस यानी जो स्थायी परमानेंट हार्डनेस की, जब जल की स्थायी कठोरता की अगर हम बात करें तो जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं उसको दूर करना है या स्थायी कठोरता को अगर दूर करना है, किसी भी प्रकार की अगर हमें कठोरता को अगर दूर करना है तो हम किसका उपयोग करते हैं इसमें से? बेसिकली इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या वो बेकिंग सोडा होता है, क्या वो धोवन सोडा होता है, क्या वो विरंजक चूर्ण होता है, या वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है? शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा धवन सोडा, यानी कि जो सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3.10H2O, उसी का उपयोग हम जल की कठोरता को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे हमारे 50 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमने अपने क्लास 10th केमिस्ट्री के 2 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें हमने अपनी थ्योरी क्लासेस के साथ साथ उस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं हमने वो भी आज डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेकर आएंगे आपके सामने हमारे जो क्लास 10th केमिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। तो अगली क्लास से हम अपना नया चैप्टर जो कि हमारे केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है धातु और अधातु, उसको शुरू करने वाले हैं। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, आपको समय समय पर, इसीलिए आपको जो भी प्रेजेंटेशन मिलती है वो नोट्स की फॉर्म में मिलती है ताकि आप उसको नोट्स भी बना पाएं और समय समय पर उसको रिवाइज करते रहें। हो सकता है कि आपको वीडियो देखने पर टॉपिक समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप उसको रेगुलर रिवाइज नहीं करेंगे तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। बहुत जल्दी दोबारा मिलते हैं अपने नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, मेटल्स एंड नॉन मेटल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।